अगर आज के समय में सबसे ताकतवर स्पीशीज को देखा जाए तो उनमें सबसे बड़ा नाम हम इंसानों का ही आता है। आज के समय में पृथ्वी पर ऐसी कोई भी स्पीशीज नहीं है जो थोड़ी समय के लिए इंसानों के दिमाग और उनके टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करके टिक सके। पर इंसानों के ऐसी इंटेलिजेंस को देखते हुए सवाल उठता है कि आखिर हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी पर डायनासोरों के अंत के पीछे क्या है रहस्य, और इंसानों के जन्म और उसके पूर्वज कौन थे, इंसानों का विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब इस 20 मिनट के वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना दिन धर के इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिक के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होती जा रही थी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह का निर्माण हुआ। वैज्ञानिक के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नामक ग्रह सूरज का परिक्रमा किया करते थे। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरने लगे। और ऐसी घटना हमारी पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी। थिया पृथ्वी की ओर करीब आने लगी और आकर पृथ्वी से टकराया, और इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैलने लगे और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। और इस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते लावे का। उबल रही थी वो सारी चीज जिसे आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, खनिज और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढक गई। वैज्ञानिक के मुताबिक यही वह वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखी से पहली बार सूक्ष्मजीव का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के अंदर की कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बनी होने की वजह से हर समय गर्म होता जा रहा था, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की संख्या में ज्वालामुखी निकलने लगी, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखी का निकलना जारी रहा, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। और इस वक्त पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर हो चुका था। ज्वालामुखी निकलने धीरी हो गई थी, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करते थे। साल बीतते गए, और धीरे धीरे ये सूक्ष्मजीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे, और मलत्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुकी थी, और इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से
वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हो गया और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्मजीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्मजीव मरना शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी के अंदर वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगा। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी के जमीन मंगल ग्रह के जैसे लाल हो चुके थे। वक्त बीतने के साथ साथ धरती में दरारें होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कोई लाखों हजारों सालों तक खुला उबलता रहा। और यही कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हुई। एसिड रिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान लगभग घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार आइस एज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती है तो जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी, इसलिए क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। और इसी कारण से पृथ्वी कोई लाखों हजारों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गए और इन ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसके बीच पृथ्वी के गहराई में बचे कुछ सूक्ष्मजीव धीरे धीरे बदलने लगी और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। इसके बीच पानी में भी अलग से समुद्री पौधे निकलना शुरू हो चुके थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म होता जा रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघल रहे थे, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर से पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा कोई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित होते जा रहा था। इसके बीच कोई सारे जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो चुके थे, मगर जो बच गए थे वो पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए। और अब हजारों सालों बाद समुद्र पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरता या सूखता नहीं था। अब सूक्ष्मजीव भी सामुद्रिक जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखी ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलना शुरू किया, तब ये सामुद्रिक पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा आने की वजह से पृथ्वी की ओजन की परतें मोटी होने लगी और आज से लगभग 50 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मौसम नामक पेड़ उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा आया कि जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितना था। आज के 5 से 6 मंजिल बिल्डिंग से ऊंची हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहा था। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करते थे। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो रहा था। धरती पर मौसम बिल्कुल ही सामान्य था। चारों ओर हरियाली और सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबी पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं, चारों ओर डायनासोर की चिल्लाने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोर की प्रजाति बड़ी आराम से अपना जीवन धरती पर बिता रही थी, तब शायद 10 करोड़ साल पहले ही डायनासोर की किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 30 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने ग्रह में घूम रहे थे और एक विशाल काया बड़े एस्टेरॉयड से जा टकरा और इस टकराव में
उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल गई और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगी। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूर पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर थी, इसलिए विशालकाय एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से यह खतरनाक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती से टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस ढलते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। यह जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसकी भयानक गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। लेकिन कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराया और 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट हुआ। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के जमीन टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और इसके बाद एक सुनामी की लहरों चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हुआ। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इस जमीनी खतरों से तो बच गई, लेकिन यह तो सिर्फ महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में चला गया था, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगी। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने के कारण पृथ्वी में लगभग पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट से 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोस मील से दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, ये उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलो से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना न मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेके आया,
और प्रजाति थी मैमल्स की। कोई लाखों हजारों साल बाद मैमल्स की प्रजाति अस्तित्व में आना शुरू हो गए और लगभग इसके 10 मिलियन साल बाद कुल लगभग 4 से 5,000 प्रजातियां धरती पर अस्तित्व में आ गए, जिनमें से एक प्रजाति थी जिन्हें प्रोकाउंसिल कहा जाता है। ये बंदर जैसे दिखते थे, लेकिन इंसान जैसे सोचने और समझने की शक्ति विकसित होने लगी। माना जाता है कि हमारे पूर्वज थे और दिखने में बड़े हुआ करते थे और इनका वजन 100 पाउंड जितना होता था और इनमें कोई पूंछ नहीं होती थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसके बाद लगभग 7 मिलियन साल पहले चिंपैंजी भी विकसित होने लगी और माना जाता है कि ये हमारे सबसे पूर्वज हुआ करते थे। आधुनिक खोजों से पता चला कि पहले मनुष्य 4 पैरों से चलते थे। वो जंगलों में रहता था, वो पेड़ों की जड़ें, फल फूल इत्यादि खाता था। छोटे छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाता था, लेकिन उनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं हुआ करते थे। ये बानर जैसा मानव खाने के तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता था, लेकिन रात होने पर जानवरों से सुरक्षा, वो ठंड और बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थान मिलने पर वहाँ रहने लगे, लेकिन ज्यादातर पेड़ों पे ही चढ़ के रहता था और इस तरह से रात में जंगली जानवरों से अपना सुरक्षा करता था। जब उसने ऊंचाई पे लगे पेड़ों के फलों को देखा होगा तो उनको तोड़ने के लिए वे धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए 4 के बजाय 2 पैरों का उपयोग करने लगे और इस प्रकार उनके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए, जिनका उपयोग वे धीरे धीरे किसी चीज को खोजने, पकड़ने और उठाने के लिए करने लगे। इस तरह वह 2 पैरों का उपयोग चलने और 2 हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगे। ये हमारे पूर्वज थे जिन्हें जमीन पर मानव सभ्यता का पहला कदम रखा था। इनका दिमाग एक सेव जैसा बड़ा था और इनका लंबाई 4 फीट तक बड़ी थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे। कोई लाखों हजारों साल बाद ये 2 पैरों में चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते ही खाना खाने लगे। इस तरह मनुष्य में धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन होते गए, जिससे जब वो पैरों पर खड़े होने लगे तो वो ज्यादा दूर पर देखने लगा होगा। वो आसपास की चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने की बजाय सिर्फ गर्दन का ही उपयोग करने लगे। हाथों का उपयोग पेड़ों की डाली पकड़कर फल तोड़ने, खाना लाने, खाना खाने के लिए करने लगे होंगे। इसी तरह वे पीठ के बल भी सोने लगा होगा। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानव के सोचने की क्षमता का विकास होने लगा होगा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आदि मानव बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से कमजोर हुआ करते थे। साथ ही उन लोगों का किसी तरह से भौतिक ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से इनका शिकार जंगली जानवर आसानी से कर लेते थे। खासकर तेंदुए आसानी से इसका शिकार कर लिया करते थे, क्योंकि जंगलों में इंसानों के बाद यही एकमात्र जानवर था जो इंसानों की तरह पेड़ पर चढ़ सकता था। उस समय इंसान दूसरे जंगली जानवरों से बचने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ पर ही रहा करते थे। धीरे धीरे सोचने और समझने की शक्ति का विकास हुआ तो ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए झुंड पर रहने लगे। साथ ही अब ये धीरे धीरे ज्यादा सतर्क भी हो गए थे। दोस्तों, आदि मानव हमेशा से ही भोजन की तलाश में रहा करते थे। ये एक झुंड बनाकर जंगलों में इधर उधर भोजन की तलाश क्या करते थे। इनको भोजन के अलावा किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। पहले ये कच्चा मांस खाता था, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन की घटना ने इन आदि मानव की जीवन में बहुत कुछ बदल के रख दिया। एक दिन ये एक पत्थर को आपस में टकरा रहे थे, जिसके फलस्वरूप जंगलों में आग लग गई तथा इसमें से काफी पशु भी जल गए। अब इन्होंने जले हुए पशु को खाना शुरू किया तो इनको यह बहुत ही स्वादिष्ट लगने लगा। इसके बाद दोस्तों, आदि मानव ने पशुओं को पकाकर खाना शुरू कर दिया। फिर वो मांस को आग में भूनकर खाने लगा। वहाँ से बीसारी फल जैसे गेहूं, चावल, बाजरा आदि को भी वो लोग आग की मदद से पकाकर खाने लगा। सर्दी में आग जलाकर और ठंड से बचने के लिए उपाय करने लगे। अंधेरों में उजाला करने के लिए वो आग का इस्तेमाल करने लगे। एक बार एक आदि मानव एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकरा रहा था, उसे नुकीला बना रहा था, जिससे चिंगारी निकली। और जब सूखे घास फूस में आग लगी तो इस तरह पता चला कि ऐसे आग बनेगी। इसके बाद ही हमेशा पत्थर को आपस में टकराते और आग निकालते। यह मानव जाति की बहुत ही बड़ी खोज थी और सबसे पहले खोज यही थी
जिससे इनके जीवन की दिशा ही बदल दी। क्योंकि दोस्तों पहले ये कच्चा भोजन करते थे, जिसे पचाने के लिए इसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती थी। पक्का भोजन करने से अब इनके अंदर पहले से ज्यादा ताकत आने लगी, जिससे इनका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से हुआ। और ऐसे ही आदि मानव आज एक बुद्धिजीवी मानव के रूप में बदल चुकी है, क्योंकि इसके बाद हम मानव जाति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आजकल के विज्ञान के विकास और उन्नति के कारण हमारा और भी विकास हर दिन हो रहा है। अब हम इतनी समर्थ हो चुके हैं कि हम अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। और टेक्नोलॉजी की नए नए खोज के कारण हर दिन बनने वाले नए नए डिवाइस हमारे जीवन को और भी आसान कर देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस रहस्य को समझ चुके होंगे कि किस प्रकार धरती पर पहला इंसान आया था और मानव जाति का विकास कैसे हुआ। आज के समय में भी कोई सारे प्रमाण मिलते हैं कि किस तरह मानव जाति की नींव हुई थी। इन प्रमाणों में सबसे ज्यादा सहायक है मनुष्य की जीवाश्म। हमें हमारे पूर्वजों की कोई सारे जीवाश्म मिले हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं वे कितने बड़े हुआ करते थे और उनके और हम में क्या फर्क था। और यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वे किस तरह दिखते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ही ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।